अकाउंट ट्रिक्स चैनल देखने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि जस्ट 4 मंथ्स में आप देख रहे हो मेरे चैनल का टोटल वॉच मिनट हो गया 60,000 प्लस, और अराउंड मोर देन 500 सब्सक्राइबर ने इस चैनल में अपना सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जिस तरह मैंने अभी ये 70 to 80 वीडियोस आपको रिलेटेड टू 12th के अपलोड किए हैं, आगे भी मैं इसी तरह आपको मेरे वीडियो अपलोड करते रहूँगा और आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। थैंक यू वंस अगेन। So students, today we are going to see one of the important question of economics, which is related to demand analysis, and the question is explain the determinant of demand. डिमांड के कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं वो हमें आज के लेक्चर में देखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी भी चीज़ के डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द कमोडिटी। ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जब कोई आदमी किसी कमोडिटी के डिमांड डिसाइड करने जाता है, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। एक मैंने आपको हमेशा बताया है, डिमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हमेशा आपका पहला काम होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ डिमांड। हमेशा शुरुआत करो डिमांड के डेफिनेशन से, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट, डिमांड से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले आपको डिमांड का डेफिनेशन उधर बताना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर which is backed by ability to pay and willingness to pay for a commodity. डिमांड एक ऐसा डिज़ायर होता है जिस डिज़ायर के साथ एबिलिटी भी होना चाहिए और वो जो भी कमोडिटी उस परचेस करने के लिए आदमी पैसा पे करने के लिए तैयार भी होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। इस तरह पहले आप डिमांड का डेफिनेशन लिखोगे, देन फॉलोइंग आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। और ये भी एक आदत रखो कि आप जितने भी डिटरमिनेंट एक्सप्लेन करने वाले हो, पहले वन बाय वन उनका नाम उनको बता दो, हेडिंग क्या है बता दो। जैसे डिमांड का सबसे पहला और सबसे बेसिक फैक्टर है प्राइस, डिटरमिनेंट है प्राइस। देन इनकम मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, nature of product, future expectations, advertisement, taste, habit and fashion, and level of taxation। देखो 10 तो मैंने इधर बता दी, इसके अलावा भी है, बट अगर हम उतने सब लिखने जाएंगे तो आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 11th पॉइंट बाद में इसमें डाल देंगे अदर फैक्टर, और फिर उस अदर फैक्टर में जो आपको और 2-3 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड बताने हैं वो आप उसमें ऐड कर दोगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पहला फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड या डेटरमेंट ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस। देखो, आदमी जब भी कोई कमोडिटी मार्केट में परचेस करने के लिए जाता है तो उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये कमोडिटी कितने की है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी, ये कमोडिटी हमें कितने में मिलेगी। तो ये हमेशा याद रखो, प्राइस ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड है। तो ये आप कैसे लिखोगे, देखो, प्राइस इज द प्राइमरी इंटू ब्रैकेट बेसिक फैक्टर विच डिटरमाइन डिमांड। प्राइस एक प्राइमरी या बेसिक फैक्टर है जो डिमांड को डिसाइड करता है। कंज्यूमर डिमांड्स मोर क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। कोई भी कंज्यूमर, एक सिंपल एग्जांपल ले लो, सपोज एक कंज्यूमर घर से निकला है ₹40 जेब में रख के कि 40 रुपीज़ का उसे जाके 1 kg ऑनियन परचेस करना है, बट मार्केट में जाके उसको पता चला कि आज ऑनियन का प्राइस बहुत कम है, 40 रुपीज़ के बदले में 20 रुपीज़ में आ गया। तो कम में आ गया, उसको 40 रुपीज़ ऑनियन पे खर्चा करना है, सो दैट वो क्या करेगा, इन प्लेस ऑफ 1 kg
2 kg ऑनियन परचेस करेगा। कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो गया तो कंज्यूमर उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेस करता है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, सपोज अगेन वो 40 रुपीज़ लेके मार्केट गया, उधर जाके पता चला कि ऑनियन का प्राइस 1 kg को 60 रुपीज़ है, बट इसके पास तो 40 रुपीज़ है। सो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग 1 kg ऑनियन, वो क्या करेगा, हाफ kg या 750 ग्राम परचेस करके वापस आ जाएगा। क्या हो गया देखो, जब प्राइस बढ़ गया तो उसने अपना क्वांटिटी कम कर दिया, और जब प्राइस कम था तो उसने अपना क्वांटिटी बढ़ा दिया। तो ये पॉइंट आपको इस तरह लिखना है कि कंज्यूमर नॉर्मली जब मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है इनकम। इनकम मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर का डिमांड उसके इनकम पर डिपेंड होता है। देखो, गरीब आदमी का डिमांड हमेशा कम होता है, और कोई रिच है, बहुत पैसे वाला है, तो उसका डिमांड हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकम, हर आदमी का इनकम उसका परचेसिंग पावर डिसाइड करता है। जिसका इनकम ज़्यादा उसका परचेसिंग पावर ज़्यादा, जिसका इनकम कम है उसका परचेसिंग पावर कम है। ओके, अब ये पॉइंट आप कैसे लिखोगे? सिंपल वे में आपको बताना है। पहले, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स द परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर का इनकम उसका परचेसिंग पावर डिसाइड करता है। इफ कंज्यूमर्स इनकम इज इंक्रीजेस, हिज डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, एक एग्जाम्पल ले लो, चलो सपोज एक पर्सन है, उसका मंथली सैलरी है 20,000। अब 20,000 सैलरी है, तब ऑब्वियसली 20,000 में वो मे बी 15,000 16,000 स्पेंड करता होगा और 4,000 सेव करता होगा। मतलब आउट ऑफ दैट 20,000 सैलरी, 60,000 स्पेंड ऑन द परचेस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज एंड 4,000 ही केप्ट असाइड फॉर हिज सेविंग। कल को उसका सैलरी 20,000 से बढ़ के अगर उसका सैलरी कल 30,000 हो गया या 40,000 हो गया, सपोज उसका सैलरी 30,000 हो गया, अब वो क्या करेगा? उसका सेविंग 4,000 के बदले 6,000 करेगा, और उसका कंजम्पशन जो कल तक 16,000 था 24,000 कर लेगा। अगेन, सैलरी बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली आदमी अपना रहन सहन सुधार लेता है। कल तक अगर सस्ती चीज़ें ले रहा था तो महंगी चीज़ें लेता है, ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। तो अगर किसी इंसान का इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका डिमांड भी बढ़ेगा। टेक वन मोर एग्जाम्पल, उससे पहले सेंटेंस लिख लो, इफ़ कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेस हिज डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। अब वही पर्सन अगर अनफॉर्चुनेटली वो 20,000 कमा रहा था, उसका जॉब ही चला गया, अब बेचारे का जॉब ही चला गया, तो अब क्या करेगा? अब ना तो सेविंग कर पाएगा ना कंजम्पशन कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड नीचे आएगा, डिमांड फॉल हो जाएगा। इसके लिए कंज्यूमर का डिमांड, उसका इनकम, ये एक ऐसा फैक्टर है वो डिसाइड करता है। दैट्स वाई इनकम इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटरमेंट ऑफ डिमांड। हेंस इनकम इज वन ऑफ द डेटरमेंट ऑफ डिमांड। मूविंग टू थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगेन, ऐसे मत सोचो कि हम कोई भी कमोडिटी परचेस करने जाते तो हमेशा उसी कमोडिटी के बारे में हम सोचते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अगर उसी कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट्स मुझे मिल जाए तो बेटर है ना। मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट अगर मुझे सस्ते में मिल रहा है तो मैं सब्स्टिट्यूट कमोडिटी परचेस करूँगा। फॉर एग्जांपल, शुगर का सब्स्टिट्यूट है जैगरी, राइट। अगर कोई पर्सन जाता है उधर, उसको पता चला कि शुगर 1 kg 40 रुपीज़ है और वही जैगरी उसको 34 रुपीज़ kg में मिल रहा है, और बेचारा गरीब है, उसको अगर पैसा बचाना है तो वो देखेगा, यार मेरा इंस्टेड ऑफ शुगर मैं जैगरी से भी अपना काम चला सकता हूँ, जो गुड़ होता है। सो इन प्लेस ऑफ शक्कर की जगह वो गुड़ परचेस करेगा, जैगरी परचेस करेगा, और उधर वो अपना 6 रुपया बचाएगा। सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बहुत मैटर करता है। देखो, डिमांड फॉर कमोडिटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्राइसेस ऑफ इट्स substitute goods. If substitute commodity is available for a lower price, then people will demand cheaper goods. अगर उसे सब, जैसे अभी देखो, आज आप अगर 10 कोई फ्लैट देखोगे तो 10 फ्लैट में आपको दिखेगा एक किसी फ्लैट में एसी लगा हुआ है, बाकी 9 फ्लैट्स में आपको दिखेंगे फ़ैन लगे। ऑब्वियसली फ़ैन और एसी दोनों सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी है, लेकिन एसी सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एयर कंडीशन लगा सकता है। तो वो क्या करता है, जो चीपर कमोडिटी है उसका, जो उसका सब्स्टिट्यूट्स है, फ़ैन परचेस करके वो अपना जो भी उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा कर लेता है।
सो फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने और अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है. इफ़ अ प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर टी ऑल्सो इंक्रीजेस. चलो ये 2 मिनट के लिए समझ लो. देखो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो चाय का डिमांड बढ़ गया. अब ये एग्जाम्पल समझने के लिए मुझे आपको एक कुछ प्राइसिंग देना पड़ेगा. जैसे सपोज चाय, एक कप चाय मिलता है 6 रुपीज़ में और एक कप कॉफ़ी मिलता है 8 रुपीज़ में. अब एक बंदा नॉर्मली 8 रुपीज़ का कॉफ़ी पीता है नॉर्मली एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके. अब सडनली उधर जाके उसको एक दिन मालूम पड़ा यार ये जो कॉफ़ी बेचने वाला बंदा है उसने 8 रुपीज़ 1 कप कॉफ़ी का रेट बढ़ा के 10 रुपीज़ कर दिया. अब वो सोचेगा यार 8 रुपीज़ था तो मैं कॉफ़ी पी रहा था, अभी ये 10 रुपीज़ कर दिया. तो बंदा क्या करेगा, नहीं यार 10 रुपीज़ का कॉफ़ी मैं नहीं पी सकता वो कॉफ़ी. लेकिन उसको एट दैट टाइम उसे कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना है. तो क्या करेगा, वो 10 रुपये का कॉफ़ी पीने से अच्छा है वो 6 रुपये का चाय पी लेगा. देखो क्या हो गया, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया 8 to 10. और जो पर्सन कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा था उसने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया और वो चाय पीने लग गया. तो चाय का डिमांड बढ़ गया. देखो इसलिए इधर बताया गया है इफ़ प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर टी ऑल्सो इंक्रीजेस. उसके सब्स्टिट्यूट्स का भी डिमांड बढ़ता है. एक का प्राइस बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में दूसरे का डिमांड बढ़ता है. मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड में बता दिया था. तो भी जिसने मेरा टाइप ऑफ डिमांड का वीडियो नहीं देखा उसको बताता हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी मतलब जब दो कमोडिटी एक साथ आती है और आपकी कोई एक विश पूरी होती है तो हम उसे उन दोनों कमोडिटी की डिमांड को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं. जैसे कार और पेट्रोल. अगर आपके पास कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते. आपके पास पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है तो भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए. तो बहुत बार किसी एक कमोडिटी का डिमांड उसके कॉम्प्लीमेंट्री पे भी डिपेंड होता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को कार परचेज करनी है तो पहले वो ये सोचेगा कि पेट्रोल का प्राइस क्या है. अगर पेट्रोल का प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो कार लेने की उसकी ख्वाहिश भी होगी तो कार परचेस नहीं करेगा. वो सोचेगा यार पेट्रोल का प्राइस थोड़ा नीचे आने दे, मैं बाद में कार लेता हूँ. तो देखो परचेस करनी थी कार बट उसने डिसीजन चेंज किया उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस देख के. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये दोनों इंक्रीज नहीं होता है, एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज होता है. देखते हैं. डिमांड फॉर कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ इट्स complementary goods. If price of complementary decreases, demand for its if a price of a commodity decreases, demand for its complementary commodity increases. अभी आप किस तरह बोल रहे हो उसके लिए आपको एग्जांपल देना है. फॉर एग्जांपल इफ प्राइस ऑफ अ पेट्रोल डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर मोटर कार विल इंक्रीज. अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो कार का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि कम होने वाला पेट्रोल का प्राइस देख के जो आदमी बस में ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है सोचेगा यार ऐसे भी पेट्रोल का प्राइस कम हो गया चलो कार परचेस कर लेते. बट अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो उसके मन में ख्वाहिश भी रहेगी कार परचेस करने की तो परचेस नहीं करेगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटरमेंट ऑफ डिमांड दैट when you are going to purchase a particular commodity at the same time you will see what is the price of its complementary goods. मूविंग टू फिफ्थ पॉइंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन. देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा डेटरमेंट है कि डिमांड हमेशा साइज ऑफ पॉपुलेशन में. आज इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 130 करोड़ है. आज वर्ल्ड की ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इंडिया में क्यों आना चाहती है, इनको पता है इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो इंडिया में डिमांड भी ज़्यादा होगा. अगर किसी एरिया में बहुत लोग रह रहे हैं, सपोज 50,000 का पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली उधर उतने ज़्यादा गुड्स अगर बेचने जाओगे तो सब बिक जाएंगे बिकॉज लोग हैं तो लोगों की ज़रूरत है, उनकी डिमांड्स है. वैसे ही अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन ही, जैसे आप कोई विलेज एरिया में जाते हो जिधर सिर्फ 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग ही डिमांड करेंगे ना. सो ऑलवेज डिमांड इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑब्वियसली उधर का डिमांड ज़्यादा रहेगा. वही अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम रहेगा. So demand for the commodities also depend upon the size of population. Larger the size of population, greater will be the demand. जितना ज़्यादा population रहेगा, demand उतना ज़्यादा रहेगा.
for a commodity, and smaller the size of a population, smaller will be the demand for the commodity. पॉपुलेशन जितना ज़्यादा रहेगा डिमांड उतना ज़्यादा रहेगा, और उधर का पॉपुलेशन जितना कम रहेगा, ऑब्वियसली लोग कम रहेंगे तो अल्टीमेटली डिमांड भी उधर का कम हो जाएगा। तो ये अभी तक हमारे जो 10 मैंने आपको डिटरमिनेंट बताया उसमें से 5 मैंने एक्सप्लेन कर दिए। एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। Now moving to 6, the determinants of demand, that is nature of product. So before explaining the respective statement of this point, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि देखिए हमारे लाइफ में कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती है जो हमारे लिए नेसेसिटीज़ होती है। तो उस वक्त हम ये नहीं देखते कि उस कमोडिटी का प्राइस कितना है, वो कमोडिटी कितनी महंगी है। अगर वो कमोडिटी हमें परचेस करनी है, जितनी परचेस करनी है, हम किसी भी हालत में उस कमोडिटी को परचेस करते हैं। जैसे कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है या किसी के घर में किसी को कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसको पर्टिकुलर मेडिसिन परचेस करना ही है। तो ऐसे वक्त उस मेडिसिन का वो कीमत नहीं देखता है, वो मेडिसिन वो परचेस ही करता है। तो डिमांड नेसेसिटी पे भी डिपेंड होता है। वो पॉइंट देखो कैसे किस तरह आपको लिखना है। डिमांड फॉर कमोडिटीज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इफ अ कमोडिटी इज अनअवॉइडेबल, अगर वो कमोडिटी अनअवॉइडेबल, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी हालत में हमें वो कमोडिटी परचेस ही करना है, देन इट्स डिमांड विल रिमेन सेम। तो अगर वो कीमत, अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है और हमें वो 10 प्रोडक्ट लेना है, मतलब 1000 रुपीज़ खर्चा करना है, तो हम 1000 खर्चा करेंगे। कल को वो प्रोडक्ट अगर 200 का भी हो जाता है और हमें 10 परचेस करना है तो भी हम 10 परचेस करेंगे, भले 2000 हम स्पेंड करेंगे, बिकॉज वो नेसेसिटीज़ है। तो ऐसे केस में अगर हमें वो 10 क्वांटिटी परचेस करना है तो हम वो 10 क्वांटिटी परचेस करेंगे ही। तो उसका जो भी डिमांड है वो हमेशा सेम होता है इन केस ऑफ नेसेसिटीज़, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल होता है। सो इररिस्पेक्टिव टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस, उस वक्त हम लोग उसका प्राइस नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी लाइक मेडिसिन, डिमांड फॉर मेडिसिन ऑलवेज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव टू इट्स प्राइस। डिमांड फॉर मेडिसिन, अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो उसको जितना मेडिसिन लेना है उसे उस पर्टिकुलर डे में उतना मेडिसिन लाना ही है। फिर उस मेडिसिन का कीमत कितना भी हो, कितना भी सस्ता हो या कितना भी महंगा हो, जितना क्वांटिटी उसे लाना है उतना क्वांटिटी उसे परचेस करना ही है। इसलिए इन केस ऑफ नेसेसिटीज़ कमोडिटी का जो डिमांड है वो हमेशा सेम होता है। मूविंग टू 7th पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अभी ये भी समझ लो, अगर कंज्यूमर को पहले से ही पता चल जाए कि पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है या फ्यूचर में बहुत कम होने वाला है, तो वो कंज्यूमर अभी अपने डिमांड को चेंज कर लेगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, सपोज किसी कंज्यूमर को ये पता चल गया कि आज जो ऑनियन 40 रुपीज़ पर केजी है, अगले हफ्ते वो 40 रुपये से सीधा 100 रुपीज़ पे जाने वाला है पर केजी। तो इवन सेकेंड डे वो 50 पे भी जाएगा तो वो जाके परचेस कर लेगा। अभी हमने तो अभी देखा कि पहले ही पॉइंट देखा कि जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसे कम परचेस करते हैं। लेकिन अगर लोगों को पहले से पता हो कि इन फ्यूचर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आज थोड़ा भी बढ़ता होगा तो भी वो जाके वो कमोडिटी परचेस करके लाएंगे, बिकॉज दे नो दैट इन फ्यूचर द प्राइस विल इंक्रीज अ लॉट। या इसके उल्टा ले लो, सपोज किसी को ये पता चल गया कि अभी जो 40 रुपीज़ पर केजी ऑनियन है ये आगे चल के 10 रुपीज़ पर केजी होने वाला है, क्योंकि उसका सप्लाई बहुत हो गया है मार्केट में। तो ऐसे केस में 40 से 30 पे भी गया तो आदमी जाके ज़्यादा परचेस नहीं करेगा, वेट करेगा, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में ये 10 रुपीज़ में जाने वाला है। सो अगर आदमी को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर के बारे में पता है तो भी डिमांड को उसका इफेक्ट होता है, डिमांड उससे इन्फ्लुएंस होता है। अभी आप कैसे लिखोगे देखो, इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल फॉल a lot in future, he will buy less in the present even at a lower price। अगर उसको पता है फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आने वाला है, जैसे अभी 1 kg का 40 रुपीज़ है सपोज ऑनियन, उसको पता है कि फ्यूचर में वो 10 रुपीज़ पर केजी जाने वाला है, तो ऐसे केस में 40 से 30 भी हो गया
तो भी कंज्यूमर जाके ज़्यादा ओनियन परचेस नहीं करेगा, वो वेट करेगा। या ऑपोजिट एग्जांपल ले लो, इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल इंक्रीज अलॉट इन फ्यूचर, अगर कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन हो गया कि फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 40 है तो सीधा 100 होने वाला है, सो ही विल बाय मोर इवन एट अ हायर प्राइस। सो 40 से 50 पे भी गया तो भी वो परचेस कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कल को 100 होने वाला है। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो तो वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए ये भी एक डिमांड का डिटर्मिनेंट्स है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट। अभी आपको तो पता है आजकल एडवर्टाइजमेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में उसका डिमांड बढ़ाने के लिए। कोई भी कंपनी, जब नया कंपनी मार्केट में आता है तो मैक्सिमम पैसा खर्चा करता है एडवर्टाइजमेंट पे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से वो प्रोडक्ट हर आदमी को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उस आदमी के पास वो प्रोडक्ट चला जाता है ओरली, और फिर वो आदमी डिसाइड करता है कि उसे ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। सो एडवर्टाइजमेंट भी आपके डिमांड को बहुत इफेक्ट करता है। So advertisement plays a vital role in case of demand for a commodity. Advertisement change the preferences of consumer. Even कभी कभी कंज्यूमर कोई एडवर्टाइजमेंट देख के डिसाइड करता है कि उसे वो कमोडिटी लेना है या नहीं लेना है। तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर के माइंड पे इम्पैक्ट करता है, उसके प्रेफरेंसेस को चेंज करता है एडवर्टाइजमेंट। अगर उस एडवर्टाइजमेंट में उतना पावर है, वो एडवर्टाइजमेंट अगर उतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो कंज्यूमर अपना कमोडिटी चेंज करके दूसरा कमोडिटी परचेस कर लेता है। बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, डिमांड ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट्स पॉजिटिवली। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, देखो कितने सारे आप अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का। ओके, एडवर्टाइजमेंट की वजह से उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, फिर कंज्यूमर अपना जो भी नॉर्मल वो कमोडिटी परचेस कर रहा था उसको या तो चेंज करता है या उससे बेटर क्वालिटी परचेस करता है। 9th पॉइंट है हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। अब और एक बात समझ लो, देखो कि कुछ लोगों को कुछ कमोडिटी का हैबिट है। फॉर एग्जांपल कोई स्मोकर है तो उसे पर्टिकुलर दिन में सपोज 4 सिगरेट उसको कंज्यूम करनी है, तो कल सिगरेट का प्राइस कितना भी हो जाए, वो अगर 10 रुपीज़ का सिगरेट 20 रुपीज़ पे भी गया तो वो 4 सिगरेट कंज्यूम करेगा ही। सो हैबिचुअल गुड्स जब होते हैं तो हैबिचुअल गुड्स के केस में आदमी कभी ये नहीं देखता उसका प्राइस क्या है, उसको जितना लेना है वो लेता ही है। ऐसे ही जब मार्केट में कोई फैशन आती है, तो जब फैशन आती है, फैशन की वजह से उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है, तो ऐसे वक्त में भी आदमी कोई उस कमोडिटी का प्राइस के बारे में नहीं सोचता है। सो ये हैबिचुअल गुड्स। देन टेस्ट, किसी को टेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर किसी को नॉनवेज खाने का आदत है तो वो नॉनवेज ही खाएगा। उस कमोडिटी का प्राइस, उस नॉनवेज डिश का प्राइस कितना भी बढ़ने दो, वो उसको जितना खाना है खाएगा। अगर किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है तो उसका प्रेफरेंसेस हो गया, उसका टेस्ट हो गया, तो वो चॉकलेट उतना ही परचेस करेगा जितना उसे खाना है। तो ऐसे सब कमोडिटी भी डिमांड को इफेक्ट करती है। ये हम कैसे लिखेंगे, देखो, डिमांड फॉर हैबिचुअल गुड्स ऑलवेज रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव टू इट्स प्राइसेस। जो भी हैबिचुअल गुड्स है उनका डिमांड उतना ही रहता है। मतलब अगर उस आदमी को एक पर्टिकुलर हैबिट है तो उसको जितना कमोडिटी परचेस करना है, जितना क्वांटिटी परचेस करना है, वो उतना परचेस करेगा ही। तो इसलिए प्राइस को वो नहीं देखता है, उसका क्वांटिटी जितना पहले था उतना ही वो क्वांटिटी परचेस करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द कमोडिटी। एट द सेम टाइम कमोडिटी, अगर किसी का टेस्ट प्रेफरेंसेस उसी कमोडिटी को लेने का उसका प्रेफरेंसेस है तो उसी कमोडिटी को परचेस करेगा। न्यू फैशन हिट्स द मार्केट, जब कोई नया फैशन मार्केट में आता है ऑब्वियसली उसके वजह से मार्केट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह वेयर एज डिमांड फॉल्स व्हेन कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन। लेकिन अगर वही कमोडिटी उसका फैशन चला जाए तो उसका डिमांड सीधा नीचे आ जाता है। इसका मतलब टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, ये सब डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब डिमांड के डिटरमिनेंट्स हो गए। मूविंग टू 10th पॉइंट,
ऑफ डेट्रीमेंट्स ऑफ डिमांड, दैट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। आपको पता है गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल पहले जीएसटी चालू किया। सो बिकॉज ऑफ जीएसटी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया। कुछ कमोडिटी का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने उस कमोडिटी को परचेस करना छोड़ दिया। कुछ कमोडिटी का प्राइस कम भी हो गया। तो जब गवर्नमेंट कोई नया टैक्स इम्पोज करती है, टैक्स के वजह से उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है और फिर लोगों को वो कमोडिटी महंगा लगने लगता है और फिर लोग वो कमोडिटी परचेस नहीं करते। सो नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, नॉट बिकॉज ऑफ द एनी अदर थिंग ऑफ द कमोडिटी, ओनली because of the taxation the price of the commodity increases and it goes out of the budget of the normal consumer and वो उसे परचेस नहीं कर पाते। तो टैक्सेशन भी आपके डिमांड को इफेक्ट करता है। इफ गवर्नमेंट इम्पोज एनी न्यू टैक्स ऑन द कमोडिटी, अगर गवर्नमेंट कोई कमोडिटी पे कोई नया टैक्स इम्पोज करती है, सो इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है एंड अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द डिमांड नेगेटिवली। और इसका इफेक्ट उस कमोडिटी की डिमांड पे नेगेटिवली होता है, मतलब लोग उसे कम परचेस करते हैं क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। इसी तरह इफ गवर्नमेंट रिमूव एनी टैक्स फ्रॉम द कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी में से गवर्नमेंट ने उसका टैक्स रिमूव कर दिया, जैसे कभी कभी कोई मूवी टैक्स फ्री हो जाता है, तो टैक्स फ्री हो जाता है तो जिस मूवी का टिकट 200 रुपीज़ है वो सीधा 80 रुपीज़ पे आ जाता है। तो ऐसे केस पे बहुत लोग जाते हैं वो मूवी देखने के लिए, टैक्स फ्री होने की वजह से, टिकट का प्राइस कम होने की वजह से कम पैसे में उनको वो मूवी देखने के लिए मिलता है। इसी तरह अगर किसी कमोडिटी का टैक्स गवर्नमेंट ने निकाल दिया तो उसका प्राइस कम होता है, इट डिक्रीजेज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अफेक्ट द डिमांड पॉजिटिवली। और प्राइस कम होने की वजह से लोग वो कमोडिटी ज़्यादा परचेस करते हैं। सो टैक्सेशन भी आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का एक पॉइंट हो गया। अब देखो, मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि हम टोटल 10 पॉइंट्स लिखने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के कुछ फैक्टर है। तो अब वो और लिखते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक 11 पॉइंट जोड़ देते हैं जिसके एक ही पॉइंट के अंदर वो बाकी चारों पॉइंट हम लोग डाल देते हैं। जैसे देखो, उसको हम नाम दे देंगे अदर फैक्टर, और एक सिंगल लाइन में लिख देंगे डिमांड इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी अदर फैक्टर सच एज। डिमांड अदर फैक्टर पे भी डिपेंड होता है, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कस्टम एक्सेट्रा। तो ये भी 4 ऐसे चीज़ है जो डिमांड के डिटरमिनेंट्स है। लेकिन हमको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मेंटेन करना है, तो हम सिर्फ 10 पॉइंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, बाकी के 4 हम लोग सिर्फ सिंगल लाइन में लिख के क्लोज कर देंगे। मैंने ये जो टोटल 11th डिटरमिनेंट्स थे वो तो एक्सप्लेन कर दिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट होता है या ये उनका प्रॉब्लम होता है कि सर हमें ये 11 डिटरमिनेंट समझ में तो आ गए, लेकिन एग्ज़ाम में हमें ये 11 याद नहीं रहेंगे। बिकॉज हाँ, अगर हमें कोई आप हेडिंग बता दो जैसे अदर फैक्टर, तो हम अंदर क्या लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे आप बता दो लेवल ऑफ टैक्सेशन, तो हमको पता है कि अंदर क्या लिखना है, बट हमें ये एग्ज़ाम के वक्त आंसर लिखते समय ये याद नहीं रहता है कि वो 11 फैक्टर क्या थे। तो इसलिए एक शॉर्टकट तरीका, एक शॉर्टकट वर्ड आपको मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा सो दैट आप टोटल 11 पॉइंट्स 1 बाय 1 करके लिख सकोगे। सीरियल इज़ नॉट मेंटेन, 11 के 11 पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट 11 फैक्टर कैसे याद रखने हैं वो एक शॉर्टकट तरीका लाया। देखो, सबसे पहले एल, ओके, एल देखो, एल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेवल ऑफ टैक्सेशन का एल हो गया वो। देन आई, इनकम, देन इसके बाद एफ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद टी था टेस्ट एंड हैबिट्स एंड फैशन, देन पी था हमारा प्राइस, वो अभी आपने देखा अदर फैक्टर्स। दूसरा पी था हमारा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एस था साइज ऑफ पॉपुलेशन,
फिर अगेन पी था प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन ए था एडवर्टाइजमेंट, और आपका एन था नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह देखो, लिफ्ट पॉप स्पैन, अगर ये वर्ड आपने याद रख लिया, लिफ्ट पॉप स्पैन, और 2 मिनट के लिए अगर आप ये एक बार वापस बता दें कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसके लिए है, तो जब ये आपको याद रह गया तो जब भी आप आंसर लिखने के लिए लोगे डेफिनेटली 11 पॉइंट आप आराम से लिख सकोगे। देखो, सो वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, एल फॉर लेवल ऑफ टैक्सेशन, आई फॉर इनकम, एफ फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टी फॉर टेस्ट हैबिट एंड फैशन, फर्स्ट पी फॉर प्राइस, ओ फॉर अदर फैक्टर्स, second P for price of substitute goods, S for size of population, then again P for price of complementary goods, A for advertisement and N for nature of product. So इस तरह ये 11 पॉइंट आपको याद रह जाएंगे और आप आराम से ये टोटल फीचर्स लिख डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एग्जाम में लिख सकोगे। ओके, सो थैंक यू। और इसी तरह इकोनॉमिक्स के और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बस आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना है, डेफिनेटली आपका ऐसे ही पढ़ाई हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।